नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर में बड़ी खबरों की। बताएंगे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत लोकसभा में विपक्ष के हंगामे और राज्यसभा में विपक्ष के वॉकआउट से हुई। क्यों किया विपक्ष ने वॉकआउट और लोकसभा अध्यक्ष ने क्यों सांसदों को कहा करें मर्यादा का पालन। तरन तारन में इंटरनेशनल ड्रग तस्कर गिरफ्तार, अमेरिकी एजेंसी FBI को भी 30 की तलाश। वहीं दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजरें, ये भी बताएंगे। और क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, इससे लेकर कुछ झलकियां फिल्म कला संस्कृति के क्षेत्र से भी होंगी। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत। वोटर लिस्ट पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा। भाषा विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का DMK पर वार, कहा स्टालिन सरकार मुद्दे पर कर रही राजनीति। तरन तारन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया शहनाज सिंह उर्फ शॉन भिंडर गिरफ्तार, लंबे समय से थी FBI को भी तलाश। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ED का छापा। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बेटे चैतन्य के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी। भगोड़े कारोबारी ललित मोदी को तगड़ा झटका। वानुआतू सरकार ने रद्द किया पासपोर्ट। भारत के कानूनी शिकंजे से बचने के लिए वानुआतू की ली थी नागरिकता। और भारत और यूरोपीय आयोग के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए ब्रसेल्स में शुरू होगी 10वें दौर की वार्ता। हाल ही में दोनों पक्षों ने समझौता पूरा करने पर जताई है सहमति। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। राज्यसभा में कार्रवाई शुरू होते ही सबसे पहले भारतीय क्रिकेट टीम को ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बधाई दी गई। House today to felicitate the Indian men's cricket team for their victory in the ICC Champions Trophy 2025. By defeating New Zealand in the final held in Dubai, our team has secured India's 3rd Champions Trophy title, a remarkable achievement that makes every Indian proud. This victory is a testament to the dedication, hard work and teamwork of our cricketers. They have not only showcased excellence in their sports, but also displayed their spirit of perseverance and unity. I take this opportunity to extend heartfelt congratulations to the players, coaches, support staff and the Indian Cricket Board for their collective efforts in this achievement. और इसके बाद राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मणिपुर में धारा 356 को लेकर प्रतिवेदन की प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी। विपक्ष ने मतदाता सूची के मुद्दे और नियम 267 न लेने के मुद्दे पर राज्यसभा से वॉकआउट किया। वहीं बात अगर लोकसभा की करें तो लोकसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के चलते बाधित रही। सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित की गई। 12 बजे कार्रवाई शुरू होने के बाद कार्रवाई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय क्रिकेट टीम को ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बधाई दी और शून्यकाल के दौरान सांसदों ने लोक महत्व के कई मुद्दे उठाए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट पर चर्चा कराने की मांग की। माननीय सदस्यगण, भारतीय क्रिकेट टीम ने कल दुबई में न्यूजीलैंड को पराजित कर तीसरी बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस जीत से पूरे देश में उत्साह और उल्लास का वातावरण है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि सभी खिलाड़ियों के साथ उन सभी भारतीय युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है जो अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से तथा सभा के सभी माननीय सदस्यों की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान श्री रोहित शर्मा जी तथा टीम के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं।
हम अपनी क्रिकेट टीम को आगामी प्रतियोगिता के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हैं। और इससे पहले लोकसभा के शुरू होने के बाद प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे गए। शिक्षा मंत्रालय से पीएम श्री योजना से जुड़ा सवाल पूछा गया, तो वहीं संस्कृति मंत्रालय से पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा सवाल पूछा गया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु की स्टालिन सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य सरकार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पीएम श्री स्कूल को लेकर एक सवाल के जवाब में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल से जुड़े मसले पर यू टर्न लेने का आरोप भी लगाया। At one point of time, Tamil Nadu government has ready to sign an MOU with Government of India for accepting PM Shri. Few of my members, few of my MP colleagues came to see me. They came to the honorable member who raised the question. She also came to see me with honorable Education Minister of Tamil Nadu. They agreed. They went back. They have a U-turn. It is their problem. In Tamil Nadu state, Government of India is giving financial allocation to PM portion. They are dishonest, my dear friends. They are dishonest. They are not committed to Tamil Nadu students. They are ruining the future of Tamil Nadu students. Their only job is to raise language passion. They are doing politics. They are doing mischief. This is unfortunate in the federal state. They can't put allegation against Government of India. They are misleading nation. They are doing injustice. They are doing injustice to students of Tamil Nadu. They are ruining the future of Tamil Nadu students. उधर बिहार के मिथिला क्षेत्र में सीता माता के मंदिर निर्माण को लेकर जनता के द्वारा मांग उठ रही है। इसे लेकर हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से बातचीत की। चिराग पासवान ने बिहार में महागठबंधन में मचे घमासान को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी हैं। सर, जो बातें उठ के आ रही है कि सीतामढ़ी में भव्य सीता जी के मंदिर का निर्माण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और ये मांग लंबे समय से हम लोग की भी रही है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से भी हमेशा हम लोगों ने इस बात को कहा है कि जिस तरीके से प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर अयोध्या में बना है, वैसे ही मेरी माता सीता का भी मंदिर सीतामढ़ी में बनना चाहिए। इससे न सिर्फ 14 करोड़ बिहार वासियों का सपना पूरा होगा, बल्कि देश की एक बड़ी आबादी जो माता सीता में अपनी आस्था रखती हैं, उनका सपना भी पूरा होगा। और ये इच्छा शक्ति मेरे प्रधानमंत्री में ही है कि हम लोग इस कार्य को पूरा कर पाएं और मैं मानता हूं कि जल्दी सपना पूरा होगा। लास्ट क्वेश्चन सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश के लिए एंट्री बंद है, लालू यादव कहते हैं कि उनका स्वागत है, क्या कहेंगे सर? परिवार में ही इतना विरोधाभास है, इनको परिवार में ही नहीं पता कि ये करना है नहीं करना है। परिवार में विरोधाभास, गठबंधन में विरोधाभास, एक नए अलाई को अपने साथ जोड़ने की बात तो बहुत दूर की है। जो आपके पास है उन्हीं को आप संजो के रख लें, एक बड़ी उपलब्धि आपके लिए होगी। मैं नहीं मानता कि चुनाव तक महागठबंधन ही एकजुट रहेगा। जिस तरीके से कांग्रेस और राजद में एक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई है, परिणाम स्वरूप देखिएगा चुनाव आते आते तक ये गठबंधन ही खंडित हो जाएगा। ये थे चिराग पासवान जी, जिनका कहना है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें महागठबंधन में ही दरार है। कांग्रेस और आरजेडी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। कैमरामैन राणा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन विपक्ष के हंगामे और सरकार की संसदीय कार्रवाई को लेकर और बात करने के लिए हमारे साथ साथी संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ गए हैं। ऋषि, सबसे पहले तो बात यही कि बजट सत्र का दूसरा चरण भी बेहद अहम होता है, एक तरह से विपक्ष के लिए भी है, सरकार के लिए भी अहम है। ऐसे में विपक्ष का पहले ही दिन स्थगन प्रस्ताव को लेकर वॉकआउट करना क्या बहुत गंभीर मामला था, या विपक्ष की किस तरह की रणनीति है? सरकार को अंदाजा था कि पहले ही दिन इस तरह से विपक्ष वॉकआउट करेगा। देखिए ऋतु, जिस तरीके से सदन की जब कार्यवाही शुरू होती है, खासतौर से बजट सत्र, हम जानते हैं कि आर्थिक मुद्दों से जुड़े हुए मसला होता है। यहाँ पर तमाम अनुपूरक मांगों से लेकर जो अलग अलग विभागों से संबंधित जो चर्चाएं हैं वो होनी है। और बजट सत्र के दौरान जो आर्थिक गतिविधियों के मसले होते हैं उनको अगर विपक्ष हाईलाइट करता है तब तो बात समझ में आती है। लेकिन जब कार्य स्थगन प्रस्ताव के अनगिनत नोटिस देने के बाद वो चाहता है कि सभी कामकाज रोक दिया जाए, जबकि बजट सत्र में हम जानते हैं कि कामकाज को बजट के अकॉर्डिंग ही हमें आगे बढ़ाने की एक तरीके से हमारी परिपाटी रही है। लेकिन ऐसे में जैसे कि हमने देखा कि विपक्ष ने खासतौर से राज्यसभा में जो कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस का जो एक तरीका बनाया हुआ है, और जिसको कि हमने देखा कि
नेता सदन जेपी नड्डा ने भी साफ कहा कि विपक्ष लगता है अपनी मर्यादा तो भूला ही है, साथ ही साथ नियमों को भी भूल गया है कि जो कार्य स्थगन प्रस्ताव है अगर वो बार बार दिए जाते हैं, और हमने देखा है कि आज़ादी के बाद कार्य स्थगन प्रस्ताव बहुत कम संख्या में स्वीकार हुए हैं। ये बहुत ही विरल स्थिति होती है जब कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। और सभापति ने बार बार कहा है कि एक तो कार्य स्थगन प्रस्ताव जो प्रॉपर फॉर्मेट में है उसमें नहीं होते, सिर्फ मुद्दों को हाईलाइट करने के लिए आप इस नियम का उपयोग न करें, जबकि शून्यकाल के दौरान आपको उन्हीं मुद्दों को उठाने का आपको पूरा हक है और उन मुद्दों को उठाया जा सकता है। लेकिन वही जो विपक्ष की रणनीति कि कैसे हम सरकार को घेरने के लिए एक नया हथियार प्रयोग करें, और मुझे लगता है कि इसमें जो सरकार की तरफ से जो इस मामले में आज उनकी आलोचना की गई है कि उन्हें कम से कम नियमों को सीखने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, ये एक बड़ी बात है जो सरकार का तीखा हमला है, खासतौर से इस बात को लेकर कि जो कार्य स्थगन प्रस्ताव का जो नोटिस बार बार रोजाना आते हैं इसको लेकर। हालांकि विपक्ष का कहना था कि इसमें जो दो मुद्दे खासतौर से अगर दक्षिण की पार्टियों की बात करें, चाहे वो डीएमके हो या अन्य पार्टियां हों, उन्होंने जो डिलिमिटेशन का मसला है उसको लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ था, तो वहीं कांग्रेस और अन्य पार्टियों की तरफ से इस बात का था कि जो मतदाता सूची है उस पर चर्चा की जाए कि किस तरीके से जो उनके आरोप है उनको लेकर। लेकिन मूल मसला यही है कि जब आप इन मुद्दों को शून्यकाल में उठा सकते हैं तो सिर्फ सभी काम को रोक कर क्यों है उठाना चाहते हैं। एक और मसला जिस तरीके से लोकसभा में भी इसी मसले को देखा गया, नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन बात यही है कि नियम क्या कहते हैं। नियम यही कहते हैं कि जो चर्चा जिस नियम के अनुरूप होनी है, अगर हम देखते हैं कि अविलंब महत्व के मुद्दे हैं या 193 के तहत चर्चा होनी है, 184 के तहत चर्चा होनी है, जितनी भी चर्चा नियमों के अनुरूप होती हैं उनमें पहले नोटिस दिए जाते हैं, दोनों पक्ष सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर उन मुद्दों को तय कर लेते हैं और उन नियमों के तहत पहले भी चर्चाएं होती रही हैं। लेकिन आमतौर पर सिर्फ गतिरोध उत्पन्न करने की जो रणनीति है वो ज्यादा दिखाई देती है। अब देखना होगा कि जैसे कि आज हमने देखा वॉकआउट किया, हालांकि उसके बाद शून्यकाल चला और तमाम विपक्ष के सांसदों ने ही, हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के सांसदों ने अपने तमाम मुद्दे उठाए भी। यानी कि एक तरफ आप एक सिंबॉलिक वॉकआउट करके बाहर जाते हैं और दूसरी तरफ अपने मुद्दों को उठा भी रहे हैं। तो ये एक रणनीति मुझे लगता है कि विपक्ष की है कि कैसे विरोध को दिखाया जाए और अपने मुद्दों को भी उठाया जाए। जी ऋषि, दूसरी बात, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे के एक तरह से आक्रामक अंदाज को देखकर अपनी अपनी रणनीतियां बनाते हैं। ये सत्र कई मायनों में अहम है, कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल हैं जो सदन में आने हैं, जो पास होने हैं। इसको लेकर अगर हम वक्फ संशोधन बिल की बात करें तो क्या विपक्ष की आक्रामक रणनीति पहले दिन से दिखाई देती है? बिल्कुल, देखिए दोनों ही सदनों में जिस तरीके से आज हमने देखा तो आक्रामक रणनीति तो दिखाई दे ही रही है, और जिस तरीके से संकेत विपक्ष ने दिए हैं कि जो वक्फ से संबंधित जो विधेयक है, जब हमने देखा था कि जब ये इससे संबंधित जो जेपीसी की रिपोर्ट टेबल की गई थी तमाम हंगामा हुआ था। अब जब ये विधेयक हम जानते हैं कि इसको लेकर सरकार काफी संजीदा है और इसी सत्र में वो लाना चाहती है, तो ऐसे में इस विधेयक को लेकर क्या स्थिति बनती है, किस तरीके से विपक्ष इस पर रणनीति अपनाता है। हमने देखा कि तमाम सांसद कह रहे थे कि उनके पास संख्या बल भी है, तमाम लोग चाहते हैं कि बिल पारित ना हो, लेकिन सरकार ने इस मसले में जो भी अब तक मंत्रणा की है और जो उनका फ्लोर मैनेजमेंट है वो ये बताता है कि किस तरीके से उनकी रणनीति इस मामले में एक स्ट्रांग पॉलिसी के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये जो पूरा का पूरा जो मसला है विरोध का, वो तो हमने देखा है कि आमतौर पर जो विपक्ष का रहता है वही इस सत्र में भी दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि विधेयकों को पारित करने के दौरान किस तरीके का माहौल सदन में रहता है, क्या कोई सार्थक चर्चा हो पाती है। हालांकि प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के सांसदों ने तमाम प्रश्न पूछे और सरकार ने जवाब भी दिए। ये बेहद महत्वपूर्ण है आज के दिन के लिए अगर देखा जाए तो। ऋषि, आज के दिन की बात की और 4 अप्रैल तक ये पूरा दूसरा हिस्सा, दूसरे चरण का सत्र चलना है। ऐसे में सरकार की तरफ से वो कौन से महत्वपूर्ण बिल हैं जो पेश किए जाएंगे, बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे। देखिए, विधेयकों की बात करें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही है कि जो बजट है, अब जिस तरीके से हमने देखा कि मणिपुर से संबंधित जो बजट है, चूंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो इसकी एक सूचना भी सदन में, दोनों सदनों में रखी गई और इस बजट पर भी अब चर्चा होनी है और इसको भी पारित कराया जाना है। इसके अलावा जो हमारा मूल बजट है उस पर चर्चा होने के बाद होना, रेलवे से संबंधित जो विधेयक है वो यहाँ पर है। एक और जो महत्वपूर्ण विधेयक है जो IT से संबंधित है, सूचना से संबंधित है, उसको सरकार चाहती है कि वो पारित हो। तो ऐसे तमाम विधेयकों की सूची है
जिनको क्रमबद्ध तरीके से सरकार इसको पारित कराना चाहती है, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से इनको पारित कराया जाता है और विपक्ष की उसमें क्या भूमिका होती है। जी ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और उधर पंजाब में जारी नशा रोधी अभियान में अब तक 1000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसी तलाशी अभियान में तरनतारन में एक मोस्ट वांटेड ड्रग तस्कर शहनाज सिंह उर्फ शॉन भिंडर को गिरफ्तार किया गया है। शॉन भिंडर न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर है बल्कि वो अपने गिरोह का सरगना भी है। शॉन भिंडर को अमेरिका के FBI भी तलाश रही थी। पंजाब पुलिस के DGP के एक्स अकाउंट के जरिए इस गिरफ्तारी की जानकारी दी गई। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया, एक बड़ी सफलता में तरनतारन पुलिस ने FBI USA द्वारा वांछित एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया शहनाज सिंह उर्फ शॉन भिंडर को गिरफ्तार किया है। ये एक वैश्विक नारकोटिक्स सिंडिकेट का मुख्य खिलाड़ी है जो कोलंबिया से USA और कनाडा में कोकीन की तस्करी करता था। पुलिस ने यह कार्रवाई 26 फरवरी 2025 को अमेरिका में उसके 4 सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद की गई। अमेरिका में भिंडर के साथ अमृतपाल सिंह उर्फ अमृतपाल सिंह उर्फ चीमा, तकदीर सिंह उर्फ रोमी, सरबजीत सिंह उर्फ सबी, फर्नांडो क्लारारेस उर्फ फ्रैको की गिरफ्तारी हो चुकी है। अमेरिका में कार्रवाई के बाद शहनाज भारत भाग कर आया था, जहां पंजाब पुलिस ने उसे सफलतापूर्वक ट्रैक किया और गिरफ्तार कर लिया है। गुरमीत सिंह इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरमीत, सबसे पहले तो अभी तक इस पूरे तस्कर सिंडिकेट, ये जो ड्रग का सिंडिकेट है, इसके बारे में क्या क्या जानकारी पता चली है, क्या क्या कुछ सामने आ चुका है, क्या अपडेट? देखिए, सबसे पहले जो ये गिरफ्तारी हुई है इसके बारे में जानकारी खुद पंजाब के DGP ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। इससे पहले तरनतारन में लोकली इस शख्स को कोई भी नहीं जानता था, बल्कि वहां के जो पत्रकार हैं या पुलिस वाले हैं वो भी, उनका भी कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने ये नाम पहले नहीं सुना था। दरअसल ये जो शख्स है शहनाज सिंह, बताया ये जा रहा है ये पंजाब के बटाला इलाके का है, जो कि अमृतसर के बिल्कुल पास है और तरनतारन के भी काफी नजदीक है। वहीं पर इसका गांव भी पड़ता है, वहीं पर इसका पैतृक निवास है। कुछ साल पहले ये शख्स गया था कनाडा में और वहां पर ब्रैम्पटन इलाका है, वहां पर ये रह रहा था और कारों की सेल परचेज का काम ये वहां पर किया करता था, एक कवर के तौर पर, दिखाने के तौर पर। मगर जो असल में जो काम हो रहा था वो ड्रग की तस्करी का हो रहा था और वो बड़े स्तर पर हो रही थी। दरअसल अगर बैकग्राउंडिंग की बात करें तो कुछ लोगों का ये कहना है कि पेंसिल्वेनिया में एक गोलीबारी हुई थी कुछ महीनों पहले और उस गोलीबारी में इस शख्स का नाम आया था, जिसके बाद पुलिस को इनके बारे में जानकारी मिली और फिर पुलिस इन लोगों के पीछे पड़ गई। दरअसल ये लोग कोलंबिया से कनाडा और अमेरिका में कोकीन और इसके साथ ही नशीले पदार्थों की फिलहाल तस्करी कर रहे थे। अब जो गोलीबारी की घटना की बात मैंने आपसे की है वो दरअसल पेंसिल्वेनिया में ये लेकर जा रहे थे नशे की खेप। कुछ तस्कर जो है वो नशे की खेप लेकर जा रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। और वो नशे की खेप ले जाते हुए उसी सारे मामले में कुछ तस्करों की आपस में ही लड़ाई हो गई और इस वजह से आपस में उनकी गोलीबारी हुई और उसके बाद FBI की रडार पर ये लोग आ गए और उसके बाद FBI ने बड़े स्तर पर फरवरी में एक ऑपरेशन चलाया जिसमें ये 5 लोग, जिनके नाम अभी कुछ देर पहले आपने बताए हैं, अमृतपाल सिंह बल, अमृतपाल चीमा, तकदीर सिंह, सरबजीत सिंह, फर्नांडो और इसके साथ ही एक और शख्स का नाम भी बताया जा रहा है, गुरलाल सिंह। हालांकि DGP ने अपने ट्वीट में वो नाम मेंशन नहीं किया है, पर ये सभी लोग FBI के रडार पर आते हैं और इनमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी होती है 26 तारीख को। उसके बाद 28 फरवरी को एक इंडाइटमेंट अमेरिका की कोर्ट में फाइल किया जाता है। उस इंडाइटमेंट में शहनाज सिंह का नाम भी था, जिसे शॉन भिंडर के तौर पर जाना जाता है, जो कि शॉर्ट नेम माना जाए। तो ये शॉन भिंडर नाम का शख्स जैसे ही इसका नाम उस इंडाइटमेंट में आता है, उसके बाद बताया यह जा रहा है कि मार्च के पहले हफ्ते में हो सकता है कि ये अमेरिका से भारत में आया हो। और सबसे बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि इतने बड़े ड्रग तस्कर को, जो कि 109 किलोग्राम कोकेन की जो बरामदगी खुद FBI ने की है, 391 किलोग्राम और
मेथाफेटामाइन जो नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। इतने बड़े स्तर पर जो ये ड्रग की बरामदगी हुई है, उससे जुड़ा हुआ शहनाज सिंह कैसे तरन तारन के इलाके में रह रहा था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है ये जो गिरफ्तारी है, जो छन छन कर खबरें शुरुआती हमारे पास आ रही हैं, ये गिरफ्तारी पिछली रात को किसी समय हुई है और लुधियाना या जलंधर के पास किसी सड़क पर माना यह जा रहा है ये गिरफ्तारी की गई है। तो पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पुलिस ने भी पिछले कुछ दिनों में ऑपरेशन कासो चलाया है पंजाब में, और उसके साथ ही बड़े स्तर पर जितने भी नशा तस्कर हैं उन्हें पकड़ने का दावा पंजाब पुलिस कर रही है। जी गुरमीत, कई तरह के सवाल उठते हैं जब पंजाब में नशा तस्करी की बात उठती है, क्योंकि पिछली सरकारों पे भी कई सवाल उठते रहे हैं और ये बात होती रही है कि सीमा से लगे इलाकों से भी इस तरह से जो तस्करी होती रही है उसके संबंध दिखते रहे हैं। ऐसे में शहनाज सिंह से और क्या बड़ी जानकारियां मिली हैं, क्योंकि FBI को इसकी तलाश थी, पंजाब में इसकी धरपकड़ हुई है, इससे इतर भी जो पड़ोसी जो सीमा से लगे देश हैं उनसे भी कई तार जुड़ते हुए क्या दिखाई दे रहे हैं अभी? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पंजाब का जो इलाका है, अमृतसर, तरन तारन, गुरदासपुर, इसके साथ ही फाजिलका, फिरोजपुर, जो ये इलाके हैं, ये सारी बेल्ट जो है वो बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। और यहाँ पर आए दिन ऐसी खबरें भी आती है कि ड्रोन के जरिए नशे की तस्करी की गई और उस नशे को जो है दूसरे तस्करों को जो भारत में है उनको पहुंचाया गया और आराम से वो लोग नशे की तस्करी को अंजाम दे भी रहे थे। पर फिलहाल जो ये गिरफ्तारी हुई है, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि ये व्यक्ति जो कि कनाडा में रह रहा था, अमेरिका में बड़े स्तर पर अपना जो है ये काम चला रहा था, कि एक कारों के डीलर की, यानी कि कारों की खरीद बेच करने वाला ये अपने आप को बताया करता था। तो ऐसे में ये शख्स वहां से यहाँ पर आता है, जब वहां पर इंडाइटमेंट होती है अमेरिका में, ये वहां से पंजाब में आता है। किसके घर ये रह रहा था? गुरमीत, क्या इस पर अभी कोई जानकारी है? डीजीपी ने जो ट्वीट किया उससे इतर क्या ये जानकारी है कि वो कौन लोग इसे संरक्षण दे रहे थे, किन लोगों से जुड़ा हुआ ये था, इसका पूरा नेक्सस कम से कम भारत में, पंजाब में किन किन लोगों के साथ है? देखिए, अभी तक पुलिस का कोई भी अधिकारी इसके बारे में जानकारी नहीं दे रहा है और इसके बारे में सीधे तौर पर कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। मगर फिलहाल ये बताया जा रहा है कि आड़ में या जिनके संरक्षण में ये वहां से फरार होकर भारत आया और इसे उम्मीद थी कि यहाँ पर आकर उसे सफलता मिलेगी और वो चुपचाप अपना जीवन यापन यहाँ पर आराम से करता रहेगा। एक और चीज जो निकलकर सामने आई है, जैसे ही इंडाइटमेंट अमेरिका की कोर्ट में जब दाखिल किया गया, जब शहनाज सिंह का नाम उसमें आया, तो उस इंडाइटमेंट के दाखिल होने के बाद इसको उम्मीद थी कि मैं एक अटॉर्नी यानी वकील को हायर करूंगा और उसके जरिए जो है मैं कहीं ना कहीं गिरफ्तारी से बच जाऊं या इस केस से बच जाऊं। पर जब मामला बड़ा था, इसको पता चला कि इस मामले में बचना मुश्किल है, तो उसके बाद इसने भारत फरार होने के बारे में सोचा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि ये इस पूरे मामले ने एक हड़कंप मचा दिया है। जिस तरह से FBI इस ड्रग तस्कर और एक पूरे सिंडिकेट का जो मुख्य चेहरा है उसकी तलाश कर रही थी, उसकी धरपकड़ की गई है पंजाब में। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में, अब से कुछ और घंटों में, पंजाब पुलिस इस पर और विस्तार से तमाम खुलासे करते हुए सामने आएगी। मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए DD न्यूज। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नजर बट्टू लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस नहीं करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन UPI अपनाओ। कस्टमर्स को UPI पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुबह छापेमारी की। केंद्रीय जांच एजेंसी ने राज्य भर में कुल 14 स्थानों पर छापेमारी की है, जिसमें चैतन्य बघेल के ठिकाने भी शामिल हैं।
ये कार्रवाई कथित आर्थिक अनियमितताओं और धन शोधन से जुड़े मामलों को लेकर की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि भिलाई में चैतन्य बघेल और राज्य में कुछ अन्य व्यक्तियों के परिसरों की धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के प्रावधानों के तहत तलाशी की जा रही है। ईडी ने इससे पहले कहा था कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के कारण राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हुआ है और अपराध से प्राप्त 2100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबों में गई है। ईडी ने इस मामले में राज्य सरकार के नौकरशाहों और व्यापारियों सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था। सुमेश पटेल हमारे साथी इस खबर पर जुड़ गए हैं। सुमेश, सबसे पहले तो अपडेट, जो सुबह से ही ईडी कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है, ब्यूरोक्रेट्स, राजनीतिक लोग, तमाम लोग इसके दायरे में आते दिखाई दे रहे हैं। ऋतु, मैं पूरी खबर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेश बघेल, उनके घर में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमार की कार्रवाई चल रही है और जो उनके बेटे हैं चैतन्य बघेल, उनके निवास में भी ये कार्रवाई चल रही है। और ईडी के द्वारा जो जानकारी मिली है कि इनके द्वारा जो शराब का मामला था, शराब जो घोटाला हुआ था छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार के समय 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हुआ था, इसमें भी इनके ऊपर आरोप लगे थे। दूसरा जो मामला आया है महादेव सट्टे से जुड़ा हुआ है, इस मामले पे भी जो कार्रवाई हुई है। और दूसरा छत्तीसगढ़ में जिस तरह से ये कार्रवाई हुई, छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके बेटे के यहाँ तो कहीं ना कहीं शराब घोटाला, महादेव ऐप, सट्टा और कोल, इन मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है। और ईडी की कार्रवाई उनके निवास पर चल रही है। 14 अन्य जगहों पर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। जो सबसे बड़ा मामला आया हुआ था, जो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में महादेव सट्टे का मामला था, जिसमें 508 करोड़ रुपए का जो सट्टे से जुड़ा हुआ मामला था, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था। इसमें भी आरोप था कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इनको पैसा दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये जो 3 मामले हैं छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण, ईडी के द्वारा, ईडी ने जो बताया है, महादेव सट्टा, कोल स्कीम, और इन मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ में कार्रवाई चल रही है। जी भूपेश, सबसे पहले तो यही जानना चाहते हैं कि जब ब्यूरोक्रेट्स का भी नाम आ रहा है, तो क्या अभी तक कुछ नाम सामने आए हैं जो लोग इसमें, जिनके घरों पर इस समय ईडी छापेमारी कर रही है? ईडी सुबह 7 बजे से ताबड़तोड़ छापेमार की कार्रवाई कर रही है और जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनके जो करीबी हैं और कांग्रेस नेता हैं, उनके घर में ये छापेमार की कार्रवाई जारी है। 3 महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जिसमें मैंने पहले भी बताया, तो महादेव सट्टे का जिक्र है, कोल स्कीम का जिक्र है, और कहीं ना कहीं इन मामलों पर ईडी के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। ईडी की टीम जो सुबह से जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके निवास पर है, और जो हमारे पास जो जानकारी है, ये उनके निवास से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। कुछ दिन पहले ही जो शराब घोटाले का मामला था, इस मामले में जो छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री रह चुके हैं कवासी लखमा, उनके भी निवास पर छापेमार की कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई थी। इसके बाद ईडी ने उन्हें हिरासत में लेने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। उनके ऊपर आरोप था कि जो आबकारी मंत्री है कवासी लखमा, वो हर महीने 2 करोड़ रुपए उनको मिलता था, जिसके बाद ईडी तमाम मामलों की जांच करी। उसी तरह से जो महादेव सट्टे का मामला था, महादेव सट्टे के मामले में ईडी ने जो छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिलों में कार्रवाई की थी, जिसमें जो कई ब्यूरोक्रेट्स के नाम थे और जो कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता के नाम थे, उसमें से जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी नाम शामिल था। इनके ऊपर भी आरोप था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग, जो महादेव सट्टे का जो पैसा था, इनको भी दिया गया था। ईडी के चार्जशीट में 21 लोगों के ऊपर FIR दर्ज है, जिसकी जांच ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय कर रही है। दूसरा जो कोल स्कीम से जुड़ा हुआ है, कोल स्कीम कोरबा में 25 रुपए टन लेवी लेने का मामला था, जिसमें जो छत्तीसगढ़ के पूर्व जो IAS अधिकारी हैं रानू साहू, समीर बिश्नोई, ये अभी फिलहाल जेल में बंद है। उनके ऊपर भी कोल इसके मामले में ईडी कार्रवाई कर रही है। इन तमाम मामलों को देखते हुए जो समझा जा रहा है कि मामले को लेकर ईडी की कार्रवाई अभी भी चल रही है। हालांकि कुछ देर बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर में जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम, उनके निवास से क्या क्या मिला है। और जो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्विटर पर एक जानकारी दी है कि उनके ऊपर एक जो कार्रवाई की गई है, द्वेष भावना को देखते हुए कार्रवाई की जा रही है। जी सोमेश, ऐसे में ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो कौन से सबूत हैं जो हाथ लगे हैं ईडी के, और खासकर शुरुआती जांच में, क्योंकि जब आप इस पूरे दायरे के तहत ब्यूरोक्रेट्स और व्यापारियों को भी इसके कटघरे में लेते हैं और उन पे भी ईडी छापे मार रही है, तो ऐसे में चैतन्य बघेल को लेकर वो कौन से सबूत हैं जो सामने आए हैं जिसमें पूरा परिवार शामिल होता दिखाई दे रहा है, चाहे वो शराब घोटाला हो, कोल घोटाला हो या फिर लॉटरी घोटाला हो?
ईडी ने साफ तौर पे कहा है कि उनके पास संपूर्ण दस्तावेज हैं। जिस तरह से महादेव सट्टा, होल स्कीम और इन जो मामलों का जिक्र हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ईडी के पास भी पर्याप्त सबूत है। इसके आधार पे ही ईडी ने आज ये छापेमार की कार्रवाई की है। जो सीएम रह चुके हैं भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार में, इनके निवास पर, इनके बेटे क्या इनके करीबी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इनके निवास पर, और जो दस्तावेज मिले हैं, कई दस्तावेज भी इनके निवास से मिले हैं। तो जिस तरह से जो कांग्रेस सरकार के समय जो तमाम जो घोटाले हुए हैं, इन घोटाले को देखते हुए ईडी की कार्रवाई चल रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सोमेश पूरी जानकारी के लिए। उम्मीद करते हैं कि ईडी अपनी इस कार्रवाई के बाद कुछ ऐसे एक तरह से कुछ सबूत सामने रखेगी जो ये पुख्ता करते रहेंगे कि कैसे चैतन्य बघेल के साथ ही साथ भूपेश बघेल, यानी कि एक पूरा ये जो सिंडिकेट है जो तमाम घोटालों में शामिल रहा है, उस पर सब पर्दा उठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोमेश पूरी जानकारी के लिए। और जस्टिन ट्रूडो के बाद मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पद संभालने से पहले ही मार्क कार्नी ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप को कड़ा संदेश दे दिया है। मार्क कार्नी ने साफ कर दिया है कि उनका देश कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं होगा। लिबरल पार्टी का नेता चुने जाने के तुरंत बाद मार्क ने कहा कि कनाडा किसी भी रूप में अमेरिका का हिस्सा नहीं हो सकता है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पद संभालने के बाद से ही कई बार कनाडा को अपने देश में शामिल करने की बात कर चुके हैं। बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रह चुके 59 वर्षीय कार्नी लिबरल पार्टी के नेता चुने गए हैं। मार्क कार्नी को 85% से अधिक वोट मिले हैं। पद संभालने से पहले ही मार्क कार्नी ने डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की इच्छा का कड़ा जवाब दिया है। America is not Canada. And Canada never, ever will be part of America in any way, shape, or form. We didn't ask for this fight. We didn't ask for this fight. But Canadians are always ready when someone else drops the gloves. So the Americans, they should make no mistake, in trade as in hockey, Canada will win. और अखिलेश सुमन इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, सबसे पहले तो मार्क कार्नी ने बहुत ही साफ संकेत और कहें तो एक सख्त संदेश भी दे दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जब से पद संभाला है उसके बाद से मुझे लगता है कनाडा एक पहला देश है जिसने ट्रंप के, अगर हम अहंकार को कहें तो, उसको कड़े शब्दों में जवाब दिया। निश्चित तौर पे देखिए रितु, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कनाडा का दो भाग है। एक तो फ्रैंकोफोन है जहां फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, दूसरा अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं। तो कनाडा का यह जो कॉन्स्टिट्यूशन है कनाडा को काफी महत्वपूर्ण बनाता है। और कनाडा के रिश्ते जो है यूरोप से भी जुड़ते हैं, कनाडा के रिश्ते अमेरिका से भी जुड़ते हैं। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा के प्रधानमंत्री को जस्टिन ट्रूडो को वो कहते थे गवर्नर ऑफ कनाडा, जैसे मान लो कि अमेरिका के किसी एक स्टेट का प्रोविंस के वो गवर्नर हो। तो निश्चित तौर पे मार्क कार्नी ने आके जो सबसे पहली बात कही है कि रेस्पेक्ट के साथ अमेरिका को बात करनी चाहिए और अमेरिका के राष्ट्रपति को बात करनी चाहिए कनाडा के बारे में। तो एक कह सकते हैं कि बहुत ही एक सख्त शब्दों में उन्होंने कहा है कि कनाडा आपका पार्ट होने नहीं जा रहा है और कनाडा पर आप अपने विचार, अपनी जीवन शैली, अपनी राजनीति नहीं थोप सकते हैं। कनाडा एक विविध संस्कृतियों वाला देश है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चरल एफिलिएशन है कनाडा के। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का लगातार कनाडा के बारे में ऐसा कहना निश्चित तौर पे कनाडा के सभी लोगों को अखर रहा था। और ऐसे में कनाडा के लोगों का अमेरिका के साथ जो संबंध है निश्चित तौर पे बहुत ही कह सकते हैं कि फ्री एक्सेस है कनाडा के लोगों का अमेरिका में, अमेरिका के लोगों का कनाडा में। और इसके बावजूद अगर डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस तरह की बातें कर रहे थे तो कनाडा के लोगों को ये बात खटक रही थी। और इसीलिए लिबरल पार्टी जो लगातार अलोकप्रिय होती चली जा रही थी जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में, अब लिबरल पार्टी लोकप्रिय होती जा रही है। और इतने बड़े वोटों से 85% से ज्यादा वोटों से इनका मार्क कार्नी का जीतना निश्चित तौर पे ये दिखाता है कि उनकी पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। और उसके बाद अमेरिका की तरफ से आने वाली किसी भी चुनौती में मुझे लगता है कि कनाडा के लोग लिबरल पार्टी का साथ देने वाले हैं। उधर यूरोपियन यूनियन के लोगों ने भी समर्थन किया और कहा है कि कनाडा जो है यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट हो सकता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा संदेश गया है अपने सबसे बड़े पड़ोसी के तरफ से। और कनाडा को इस बात का फक्र है
है कि वो दुनिया का दूसरे सबसे ज्यादा बड़ा भूभाग वाला देश है। सबसे बड़ा भूभाग है रूस के पास, दूसरा सबसे बड़ा भूभाग है कनाडा के साथ, और इसलिए उन लोगों को इस बात का भी अभिमान रहता है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उन्होंने साफ साफ कहा है कि सचेत रहकर आदर के साथ बात करें। जी रितु जी अखिलेश, डिप्लोमेसी में पोस्चरिंग का बड़ा महत्व होता है। तो जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जब टैरिफ्स की बात करते हैं तो एक पोस्चरिंग करते हैं और टैरिफ्स पे कुछ हद तक आगे बढ़ते हैं, हालांकि हमने देखा चीन ने पलटवार किया है और तमाम और देश अपनी एक तरह से रिजेंटमेंट को दिखा रहे हैं। ऐसे में क्या कनाडा की तरफ से मार्क कार्नी का ये आपको पोस्चरिंग लगता है या आगे जाके दोनों के संबंधों में कुछ खटास भी आ सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे जो मार्क कार्नी ने कहा है कि जो टैरिफ रिटेलिएटरी टैरिफ अमेरिका पे हमने लगाए हैं वो जारी रहेगा, मतलब कि वो भी एक सख्त संदेश दे रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन भले हुआ है लेकिन जो पुराने निर्णय थे वो पुराने निर्णय लागू रहेंगे। तो एक पोस्चरिंग है और एक संदेश भी है कि हम भी कठोरता से जवाब देंगे अगर आप हम हमारे साथ कठोरता का बर्ताव करेंगे। कनाडा और अमेरिका का जो आर्थिक संबंध है इतना जुड़ा हुआ है एक दूसरे से कि कई बार एक प्रोडक्ट को बनने के लिए एक बार अमेरिका जाना पड़ता है, दूसरी बार उसको कनाडा में प्रवेश करना पड़ता है। तो ये टैरिफ इटसेल्फ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप लगाना चाहे कनाडा के सभी वस्तुओं पे। तो ऐसे में मार्क कार्नी का है जो पोस्टरिंग सिर्फ पोस्टरिंग नहीं है बल्कि यह है कि वो अमेरिका के साथ टैरिफ के मसले पे वो साफ साफ बातें करना चाहते हैं। अगर समझौता करना है तो आप आके समझौता कीजिए, अगर समझौता नहीं करना है तो आप जिस तरह की टैरिफ लगाएंगे हम भी उस तरह की टैरिफ लगाएंगे। और अंत में देखिए रितु, ऐसे मामलों का निदान जो होता है अंत में निगोशिएशन के द्वारा ही होता है। टैरिफ लगाने का अधिकार, सार्वभौम अधिकार दोनों देशों के पास है, अमेरिका के पास भी है, कनाडा के पास भी है। और अंत में जब टैरिफ वार की शुरुआत होगी, जो कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो रही है, तो निश्चित तौर पे आगे आने वाले दिनों में दोनों एक साथ बैठेंगे और उसके बाद समाधान निकालेंगे। लेकिन कनाडा के लोगों ने जो चुन के, कनाडा की लिबरल पार्टी ने खास करके कि इकोनॉमिस्ट को जो चुना है, जिनका की इतिहास रहा है बैंक ऑफ लंदन के चेयरमैन का, जिनका इतिहास रहा है कनाडा के बैंक के चेयरमैन का, गोल्डमैन और साच में रहे हैं। तो एक ये जो क्राइसिस अमेरिका की तरफ से अगर आर्थिक क्राइसिस आएगी तो उसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने एक अर्थशास्त्री को, एक अर्थतंत्र के जानकार को चुना है। और निश्चित तौर पे लगता है कि कनाडा के लोगों को इसका फायदा मिलेगा जस्टिन ट्रूडो के मुकाबले में। अखिलेश जी, जब आपने ये कहा कि कनाडा में मार्क कार्नी ने जिस तरह का रुख लिया है या जो स्टांस दिखाया है डोनाल्ड ट्रंप को, उसने एक बार फिर पार्टी की पूरी लोकप्रियता को जनता में वापस लेके आई है, जिसे जस्टिन ट्रूडो के दौर में जनता एकदम विमुख हो रही थी। ऐसे में क्या सिर्फ ये टैरिफ का मुद्दा और ये वार पलटवार ही है या फिर सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एड्रेस करने के लिए मार्क कार्नी ने ये कहा है? निश्चित तौर पे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो है वो अंत में आपको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ही करनी पड़ती है। आप अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, अपने देश की पार्टी है, तो आपको तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरवेन करना होता है। लेकिन हो क्या रहा था कि लग ये रहा था कि जस्टिन ट्रूडो को डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के दबाए जा रहे हैं, उनको गवर्नर बोल देते हैं, कभी बोलते हैं कि कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, मतलब उनकी कोई इज्जत किसी बड़े देश के प्रधानमंत्री है, छोटे देश के प्रधानमंत्री के मामले में भी प्रोटोकॉल बढ़ता जाता है। लेकिन कनाडा के बारे में इस तरह का जो बर्ताव था, तो उससे मुझे लगता है कि लिबरल पार्टी ने जब ये तय किया कि जस्टिन ट्रूडो अब जाएंगे, जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन भी कर दिया, उन्होंने बोला कि नए प्रधानमंत्री के आने तक हम रहेंगे। लेकिन जब तक वे रहे लगातार डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देते रहे और उसके बाद लिबरल पार्टी भी चुन कर कैसे लोगों को आई है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि दोनों मामलों में कनाडा के इस पार्टी ने तय किया है कि हम डोमेस्टिकली भी स्ट्रांग होंगे और उसके बाद इंटरनेशनली भी हम राष्ट्र की तरफ से, देश की तरफ से जवाब देंगे। तो निश्चित तौर पे डोमेस्टिकली जो है उन्होंने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर ही अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में इंटरवेन करने के लिए एक अर्थशास्त्री को, जिसको अर्थतंत्र की जानकारी है, बिल्कुल अखिलेश, अमेरिका को माना जाता है कि डिप्लोमेसी में आक्रामक और एक तरफा जो एक अंदाज अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का है, उसका जवाब भले ही दिया है मार्क कार्नी ने, लेकिन मार्क कार्नी ने एक बात और बहुत साफ की अपने इस पूरे बयान से कि तमाम देशों की जो संप्रभुता है उसका सम्मान करना डिप्लोमेसी में बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश पूरी बातचीत के लिए इस पूरे मुद्दे पर।
और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में गैर जीवाश्म ईंधन से 45% से ज्यादा बिजली उत्पादन क्षमता है। एक समारोह में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार देश में सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और 2025 तक 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क का लक्ष्य रखा गया है। A country which is today having $3,000 per capita income, what do you think is the percentage of power generation capacity which comes from the non-fossil fuels? Most people in the audience, they said about 5%, 7%. When I shared the actual number, 45%, there was like, oh, something very different is happening in this country. So our Prime Minister is so committed towards the cause of saving our planet, the cause of climate change, the cause of having sustainable growth, and it's reflected in every sector. In railways, this year we'll be having 100% electrified railway network this 2025. भारत और 27 देशों का यूरोपीय संघ EU आज ब्रसेल्स में प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते के लिए 10वें दौर की वार्ता शुरू करेंगे। इस बैठक में बाकी बचे मुद्दों का समाधान निकालने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है ताकि साल के अंत तक समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। व्यापार और आर्थिक सुरक्षा पर यूरोपीय संघ के आयुक्त मारोस सेफकोविक की हाल की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते के प्रयासों में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने पिछले महीने ट्रंप प्रशासन की उच्च टैरिफ की चेतावनी की आशंकाओं के बीच इस साल तक महत्वाकांक्षी भारत EU मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने पर सहमति व्यक्त की थी। भारत और EU के बीच FTA वार्ता 2013 में रुक गई थी क्योंकि दोनों पक्षों के बीच बाजार खोलने के स्तर को लेकर मतभेद थे। हालांकि जून 2022 में वार्ता फिर से शुरू हुई। इसके अलावा निवेश सुरक्षा समझौते और भौगोलिक संकेत समझौते पर भी चर्चा हो रही है। वित्त वर्ष 2024 में भारत EU का कुल व्यापार $190 अरब से अधिक हो गया था। भगोड़े कारोबारी ललित मोदी को बड़ा झटका लगा है। ललित मोदी ने भारत के शिकंजे से बचने के लिए वनुआतु देश की नागरिकता हासिल की थी, लेकिन अब उन्हें झटका लगा है। वनुआतु के प्रधानमंत्री जोथम नापट ने सोमवार को नागरिकता आयोग को निर्देश दिया है कि ललित मोदी को दिया गया वनुआतु पासपोर्ट रद्द कर दिया जाए। सूत्रों से यह भी पता चला है कि न्यूजीलैंड में भारत की उच्चायुक्त नीता भूषण ने कुछ अन्य द्वीप देशों के साथ मिलकर ललित मोदी के वनुआतु के पासपोर्ट को रद्द करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हाल ही में हुए इस खुलासे के बाद यह मामला सामने आया है कि पूर्व IPL प्रमुख IPL के शीर्ष बॉस के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान करोड़ों रुपए के गबन में कथित रूप से शामिल होने के संबंध में भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वांछित हैं ललित मोदी। ललित मोदी ने 7 मार्च को अपना भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए आवेदन दिया था और बाद में विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर पूरे मॉरिशस में उत्साह का माहौल है। मॉरिशस में संस्कृत की पढ़ाई कर रहे बच्चे और उनके शिक्षक संस्कृत गीत के माध्यम से पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए विशेष तैयारी में जुटे हैं। हमारे संवाददाता ने इन बच्चों से खास बातचीत की। संस्कृति की डोर थामे विकास को बढ़ाते हुए हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। ये छोटे छोटे बच्चों ने काफी तैयारी की है प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए। किस तरह से तैयारी हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी का कैसे वेलकम करने जा रहे हैं? बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए और हमारे दोस्तों के लिए, और हमको उनकी वासुदेव कुटुंबकम की बात बहुत अच्छी लगी और प्रेरित लगी और हम उनका मॉरिशस में स्वागत करते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ नारद मोदी जी के मिलने के लिए क्योंकि वह बेस्ट इंस्पायरेशन है इन द वर्ल्ड। जो मोदी जी का वो संस्कृत जान रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हाँ इसलिए हमें वो इंस्पायर करते हैं हमें। हमारे बच्चे जब संस्कृत क्लास 2015 में तो हमारी शुरू भी नहीं हुई थी ठीक से, और आज वो बच्चे बड़े हो गए हैं और आज वो तैयार हैं मोदी जी का स्वागत संस्कृत
गीत के माध्यम से करने के लिए। और ये पूरे सिर्फ हमारी कक्षा संस्कृत क्लास की बात नहीं है, पूरे मॉरिशस में ये स्थिति है कि हर कोई चाहता है, हालांकि ये संभव नहीं हो पाएगा कि मॉरिशस के 13 लाख की आबादी मोदी जी से मिल पाए, लेकिन जहाँ जहाँ उनके यात्रा निकलेगी वहाँ वहाँ वो चाहे सड़क पर ही क्यों ना हो, वो सड़क पर पहुंचकर भी उनके दर्शन के लिए लालायित हैं हर कोई। विरासत, एक विश्वास। भारत और मॉरिशस दो अलग देश है, लेकिन कई ऐसे पहलू हैं जो इन दोनों देशों को जोड़ते हुए नजर आते हैं और यकीनन वही उत्साह और उमंग यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के लिए तो तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज, मॉरिशस। मॉरिशस के छात्र पीएम मोदी के आगमन को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस कला केंद्र के छात्र पीएम मोदी के स्वागत में कथक की शानदार प्रस्तुति देंगे। संस्कृति की गहरी जड़ों से जुड़े हैं दो देश, भारत और मॉरिशस। मॉरिशस में करीब 70% भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तभी तो मॉरिशस को मिनी इंडिया कहा जाता है। We are very excited and happy for the Honorable Prime Minister of India visit in Mauritius. I am performing along with my students a welcome dance and also a folk dance performance. प्रधानमंत्री के सामने नृत्य कर रहे हैं, so we are very happy and very much excited. मोदी जी को देखना इट्स वेरी वेरी स्पेशल फॉर अस। वी आर वेरी लकी। उनके साथ उनको सिर्फ देखना नहीं बट उनके सामने भी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, सो इट इज़ वेरी स्पेशल। The most important thing is it's the 57th Independence Day of Mauritius. So we are thrilled, beyond thrilled, because it's a blissful honor. मोदी जी, आपका मॉरिशस में बहुत बहुत स्वागत है। और खेल की खबरों में आज बात सिर्फ यही होगी कि भारत बना चैंपियंस का चैंपियन। तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया और इसी से जुड़ी तमाम खबरें हम आपके पास लेके आए हैं और हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी साथी सुचित्रा। तो सुचित्रा, जोश अभी भी बरकरार है कल की जीत का? जी बिल्कुल, इस जीत का जो खुमार है लंबे समय तक बना रहेगा। तो भारत की जीत की खबर के साथ ही शुरुआत करते हैं। भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम को 4 विकेट से हराया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, वहीं न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। दुबई में रोहित तूफान, झूम उठा हिंदुस्तान, उड़ा न्यूजीलैंड के चैंपियन बनने का अरमान। चैंपियंस की चैंपियन बनी टीम इंडिया। भारत ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब पर जमाया कब्जा और 7वीं बार टीम इंडिया ने आईसीसी टूर्नामेंट के खिताब को अपना बना लिया। न्यूजीलैंड के टॉस जीतकर बल्लेबाजी के फैसले को उनके ओपनर्स ने दिशा देने का काम जरूर किया, लेकिन टीम का स्कोर जब 57 रन पहुंचा तब विल यंग को 15 पर वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पर ग्रहण लगाने का काम भारतीय स्पिनर्स ने बखूबी किया। 108 के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। कीवी टीम की ओर से डैरल मिशेल ने 63 और माइकल ब्रिस्वेल ने नाबाद 53 रन की पारी खेली। इन दोनों के बल पर न्यूजीलैंड 50 ओवर में 7 विकेट पर 251 रन का स्कोर खड़ा कर पाने में कामयाब हुआ। न्यूजीलैंड से मिले 252 रन के लक्ष्य को रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी ने बोनस साबित कर दिया। इन दोनों ने कीवी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। रोहित शर्मा पहली बार इस ट्रॉफी में पूरे रंग में दिखे और उन्होंने अर्धशतक लगाया। वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल ने भी उनका बखूबी साथ दिया। इन दोनों के लिए पहले विकेट के लिए 105 रन की शानदार साझेदारी सामने आई, जो शुभमन के 31 रन पर आउट होने के साथ समाप्त हो गई। विराट कोहली इस बार चूक गए और माइकल ब्रेसवेल ने उन्हें 1 पर चलता किया। इसके कुछ देर बाद ही रोहित शर्मा का विकेट भी सामने आ गया, जो 76 पर स्टंप आउट हुए। इसके बाद पारी को संभालने का काम किया श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने, जिनके बीच चौथे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी हुई। अय्यर 48 रन पर पवेलियन लौट गए,
और यहां से जीत को आगे बढ़ाने का काम केएल राहुल, हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा ने किया, जिन्होंने टीम इंडिया को तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना दिया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया और खिताब अपने नाम किया। भारतीय टीम ने तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाबी पाई है। एक नजर डालते हैं टीम इंडिया की जीत के कारणों पर। रोहित शर्मा की तूफानी पारी। भारत के चैंपियन बनने में रोहित शर्मा की कप्तानी पारी ने अहम भूमिका निभाई। रोहित ने 76 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। रोहित ने शुरुआत से ही तेज गति से रन बनाए, जिससे दूसरे बल्लेबाजों पर से दबाव हट गया। पहले विकेट के लिए शानदार साझेदारी। 252 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 105 रन की रिकॉर्ड साझेदारी की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ये पहले विकेट के लिए पहली शतकीय साझेदारी रही। इस साझेदारी ने भारत की जीत की मजबूत नींव रखी। भारत का मजबूत मध्यक्रम। रोहित, शुभमन द्वारा अच्छी शुरुआत के बावजूद भारतीय टीम 3 विकेट जल्दी गंवाने के बाद दबाव में आ गई थी। हालांकि मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने सूझबूझ से भरा खेल दिखाया। श्रेयस अय्यर ने 48 रन की अहम पारी खेली, वहीं अक्षर पटेल ने 29, हार्दिक पांड्या ने 18 गेंद में 18 और लोकेश राहुल ने 34 रन की नाबाद पारी खेली। स्पिनर्स का शानदार प्रदर्शन। पूरे टूर्नामेंट की तरह फाइनल में भी भारतीय स्पिनर्स ने कमाल की गेंदबाजी की। वरुण चक्रवर्ती ने फाइनल में 45 रन देकर 2 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने 40 रन देकर 2 विकेट चटकाए। वहीं रविंद्र जडेजा ने 30 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। अक्षर पटेल ने 8 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए। कुलदीप यादव के 2 अहम विकेट। यूं तो भारत के स्पिनर्स ने मैच में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन कुलदीप यादव ने मैच का रुख मोड़ने में अहम भूमिका निभाई। कुलदीप ने न्यूजीलैंड के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज रचिन रविंद्र और केन विलियमसन को आउट किया और न्यूजीलैंड को विशाल स्कोर खड़ा करने से रोका। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय क्रिकेट टीम की खिताबी जीत के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिला। आईसीसी टूर्नामेंट्स में ये भारत की लगातार दूसरी खिताबी जीत रही। इससे पहले साल 2024 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर T20 विश्व कप जीता था। भारत की जीत के बाद देश भर में क्रिकेट फैंस जश्न में डूबे नजर आए। इससे पहले सौरव गांगुली की अगुवाई वाली भारतीय टीम 2002 में श्रीलंका के साथ संयुक्त रूप से विजेता बनी थी। वहीं महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया ने 2013 में फाइनल में मेजबान इंग्लैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। वहीं पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने चैंपियंस ट्रॉफी के पुरस्कार समारोह में शामिल न होने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आलोचना की है। दरअसल पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक मेजबान था। भारतीय टीम ने अपने सभी मुकाबले दुबई में खेले थे। भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने के कारण प्रतियोगिता का फाइनल भी दुबई में ही आयोजित किया गया। हालांकि फाइनल के बाद आयोजित पुरस्कार समारोह में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी अधिकारी नजर नहीं आया। आईसीसी के कई अधिकारी पुरस्कार समारोह में शामिल थे। जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने जीत ली है और एक अजीब सी चीज मैंने देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ खड़ा नहीं था। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी और कोई देने यहाँ पे क्यों नहीं आया? इट इज बियॉन्ड मी। पॉइंट टू थिंक अबाउट इट प्लीज। वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पे आपको होना चाहिए था, बट सैडली आई कुड नॉट सी एनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंबर आउट देयर और ये hosted by us and yet there is nobody there. Think about it. Feeling very down to see that. और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि उनके जो चेयरमैन हैं वो प्रायर कमिटमेंट्स के कारण नहीं जा सके, लेकिन उनके एक अधिकारी फाइनल के लिए उस दिन वहां मौजूद थे, लेकिन पुरस्कार समारोह में जो डायस है, स्टेज है, उन पर उन्हें नहीं बुलाया गया। इस बारे में आईसीसी और पीसीबी
अब बातचीत करेंगे और क्या इसका कारण रहा उस पर उनकी तरफ से सफाई दी जाएगी। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही, वापस चलते हैं ऋतु के पास। बिल्कुल सुचित्रा, खेल के क्षेत्र में भी पाकिस्तान के उस एक तरह से ढुलमुल रवैये को दुनिया ने देखा कि किस तरह से होस्ट कंट्री होने के बावजूद भी वो उस प्राइज सेरेमनी में मौजूद नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा, और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।